स्पेशल रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। बात सबसे पहले महाराष्ट्र की करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के पुणे शहर में बारिश ने बीते कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आलम यह हो चुका है कि शहर में उमड़े सैलाब ने देखते ही देखते पुणे की शक्ल और सूरत को बिगाड़ कर रख दिया है। पुणे में बारिश ने तोड़ा 32 साल का रिकॉर्ड। सड़क से लेकर रिहायशी इलाकों तक पानी ही पानी। मूसलाधार बारिश से धराशायी हुआ पुणे का सिस्टम। महाराष्ट्र के पुणे शहर पर अचानक ऐसी आफत आई है कि जिधर नजर जाएगी उधर सैलाब की शोर मचाती लहरें ही दिखाई देंगी। क्या सड़क, क्या घर, क्या रिहायशी कॉलोनी, सब सैलाब की भेंट चढ़ गया है। सिंघड़ इलाके से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए, जहां सैलाब की लहरें पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रही हैं। हाहाकार मचाती ये लहरें मानो सब कुछ बहा ले जाने को तैयार हैं। यहां कुदरत का ऐसा प्रहार हुआ है कि देखते ही देखते शहरी व्यवस्था और बसावट चरमरा गई है। बुधवार रात से लगातार हो रही बारिश ने यहां पूरे सिस्टम को धराशायी कर दिया है। बारिश इस कदर हुई है कि गली मोहल्लों में कमर तक पानी भर गया है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि आने जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें पुणे के ही पिंपरी चिंचवड़ की हैं। भारी बारिश की वजह से यहाँ भी सैलाब जैसे हालात हैं। ऊंची इमारतों से तस्वीरें देखिए तो पता चलता है कि कैसे अचानक कुदरत के रौद्र रूप ने पुणे जैसे दौड़ते भागते शहर की रफ्तार को थाम दिया है। यहाँ की हाउसिंग सोसाइटी का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो चुका है, जिस वजह से वाटर लॉगिंग ने चुनौतियां बढ़ा दी हैं। जहाँ पार्किंग की व्यवस्था है वहाँ पानी ने अपने लिए जगह बना ली है। लिफ्ट से ऊपरी मंजिल तक जाने वालों की चुनौतियां और बढ़ गई हैं, क्योंकि लिफ्ट पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। पिंपरी चिंचवड़ से आई रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरों को भी देख लीजिए। जबरदस्त सैलाब के बीच ये कार फंस गई, जिसमें 2 लोगों की जान पर बनाई। राहत की बात यह रही कि ऐन मौके पर स्थानीय लोगों की मदद से दोनों लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। अब पुणे के इस शोरूम पर भी अपनी नजर डालिए। मूसलाधार बारिश के बाद उमड़े सैलाब का असर इस शोरूम में साफ दिखाई दे रहा है। आलम यह हो चुका है कि शोरूम में रखा करोड़ों का सामान सैलाब की भेंट चढ़ता जा रहा है। पुणे के ही बाबा भिड़े पुल का हाल भी देख लीजिए। यहाँ हालात किसी भी वक्त बेकाबू हो सकते हैं, क्योंकि सैलाब का स्तर कभी भी ओवरफ्लो होकर शहर की बचाई सूरत को बिगाड़ सकता है। उधर पुणे के डेक्कन इलाके में मौजूद पुल भी पानी में डूब गया, जिससे आबादी वाले इलाकों पर अब और खतरा मंडराने लगा है। उसके पीछे कारण है खड़क वासना डैम, जहां से छोड़ा जाने वाला हजारों क्यूसेक पानी मौजूदा मुसीबत को और बढ़ा सकता है। यही वजह है कि पुणे शहर के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और लोगों से घरों में रहने की हिदायत जारी की गई है। साथ ही एनडीआरएफ की टीम हालात की लगातार निगरानी कर रही है। हालात लगातार बिगड़ने की वजह से पुणे में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमसे हमारे वो वहाँ पे खड़कवासला जो पुणे का सबसे बड़ा डैम है, वहाँ से अभी वाटर फ्लो कल से शुरू हुआ था। 9000 क्यूसेक से हम लोग छोड़ रहे थे, ये पानी सीधा पुणे में आता है। अभी उसका लेवल 40,000 क्यूसेक से ऊपर जा चुका है। नेक्स्ट 24 आवर्स हम लोगों ने पूरा रेड अलर्ट जारी किया है इन एरियाज में। तो इन एरियाज में जितने भी स्कूल्स है उन लोगों को हम स्कूल कॉलेजेस को हमने छुट्टी डिक्लेयर कर दी है। यानी पुणे पर जो अभी आफत के बादल फूटे हैं वो आने वाले कुछ और दिनों तक शहर के लिए चुनौती बने रहेंगे। बेन्यामिन नेतन्याहू के टारगेट पर इस वक्त गाजा से सबसे बड़ा एक और दुश्मन है। इजराइल में इसे गाजा एक्सटेंशन का कहा जा रहा है और यहां अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए इजराइल सेना ने ऑपरेशन एनाकोंडा लॉन्च कर दिया है। नेतन्याहू को डर है कि अगर गाजा एक्सटेंशन से नहीं निपटा गया तो इजराइल की हार तय है। ये तस्वीरें देखिए, ये वेस्ट बैंक से आई ताजा तस्वीरें और वीडियोस हैं। यहाँ जो कोहराम मचा है
गाजा से कम नहीं। वेस्ट बैंक की ये तस्वीरें कम पड़ गई हैं, तो ये वीडियो देखिए। वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल की सेना और फिलिस्तीनी गुटों के बीच जंग चल रही है। ये है वेस्ट बैंक का तुलकरम इलाका और एक गली में फिलिस्तीनी लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच गोलीबारी चल रही है। तभी एक बम फटता है। इजराइल ने वेस्ट बैंक में शुरू कर दिया है ऑपरेशन एनाकोंडा। वेस्ट बैंक में इजराइल के खिलाफ शुरू हो चुका है बड़ा युद्ध। इस युद्ध में 6 फलस्तीनी सैनिक मारे गए हैं, जबकि गोलीबारी में एक महिला मेडिकल कर्मी उसकी भी मौत हुई है। इजराइल के ऑपरेशन एनाकोंडा में इस वक्त पूरा वेस्ट बैंक जकड़ा जा चुका है। इजरायली सेना की गाड़ियां इस वक्त पूरे वेस्ट बैंक में घूम रही हैं। उत्तरी वेस्ट बैंक में तुलकरम कैंप के आसपास सबसे ज्यादा हिंसा हुई है। यहाँ फिलिस्तीनी संगठन हमास और फतह से जुड़े 4 लोग मारे गए हैं। तुलकरम इस वक्त वेस्ट बैंक का रफा जैसा वॉर जोन बन चुका है। इजराइल का दावा है कि तुलकरम में हमास के प्रमुख अशरफ नफा को ऑपरेशन एनाकोंडा में मार दिया गया है। इजराइल का कहना है कि अशरफ नफा वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों पर हमलों की साजिश रच रहा था। इस ऑपरेशन में इजरायली सेना को क्या नुकसान उठाना पड़ा वो भी देखिए। ये पहली तस्वीर है, ये दूसरी तस्वीर और ये है तीसरी तस्वीर। इन तस्वीरों में इजरायली सेना की बख्तरबंद गाड़ियों को टारगेट किया गया, उन्हें जला दिया गया। लेकिन इस कोहराम के बीच वेस्ट बैंक पर गाजा जैसी आफत टूट पड़ी है। सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल अब वेस्ट बैंक को दूसरा गाजा बनाना चाहता है? वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का वो हिस्सा है जो गाजा से करीब 20 गुना बड़ा है और यहाँ करीब 30 लाख लोग रहते हैं जो फिलिस्तीनी हैं। यहीं से इजराइल को अब 7 अक्टूबर जैसे हमले का खतरा सता रहा है। गाजा के बाद अब इजराइल की सेना वेस्ट बैंक को टारगेट कर रही है। गाजा में 39,000 लोगों की मौत के बाद वेस्ट बैंक में बहुत गुस्सा है। ये भी फिलिस्तीन का हिस्सा है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक वेस्ट बैंक में 589 फलस्तीनी लोग मार दिए गए। यही इजराइल का ऑपरेशन एनाकोंडा है, जिसमें 142 बच्चों की भी जान गई। لمن نتكلم ولمن نحكي؟ اللسان عجز عن الكلام. أطفال تصرخ، شيوخ تصرخ، نساء تصرخ. هل هناك من يلبي النداء؟ هل هناك من مستجيب؟ لا أحد. العالم صامت والعرب صامتين وكل العالم ضد الشعب الفلسطيني. يحاولون أن ينهوا القضية الفلسطينية، لكن نقول لهم والله مهما دمرتم ومهما قتلتم نحن صامدين على هذه الأرض. الأرض أرضنا، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. ये पूरी दुनिया जानती है कि वेस्ट बैंक कहने को तो फलस्तीन में है, लेकिन उसके बड़े हिस्से पर इजरायली सेना का कब्जा है। इजराइल धीरे धीरे अपने लोगों को वेस्ट बैंक में बसा रहा है ताकि वो फलस्तीनियों को कंट्रोल कर सके और उनके इलाके वेस्ट बैंक और इजराइल के बीच बफर जोन के रूप में भी काम करे। फिलिस्तीन इस वक्त 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है गाजा, जहां इजराइल का युद्ध चल रहा है, लगातार बमबारी हो रही है, और एक इलाका पूर्व में है जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है। यहीं पर फिलिस्तीन के बड़े शहर जैसे हेब्रोन, रमल्लाह, जेनीन और जेरिको जैसे शहर हैं। इन शहरों पर कहने को फिलिस्तीन की सरकार की हुकूमत है, लेकिन असलियत यह है कि इजराइल इस पूरे इलाके को कंट्रोल करता है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इस अस्पताल के बाहर एक के बाद एक एम्बुलेंस फ्लैश लाइट जलाकर पहुंचती है। पहली का दरवाजा खुलता है तो एक लाश निकलती है। इसके बाद दूसरी एम्बुलेंस, उसका दरवाजा खुलता है तो 2 लाश निकाली जाती हैं। अस्पताल में तीसरी एम्बुलेंस आती है तो जैसे हाहाकार मच जाता है। ये एम्बुलेंस 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-3 लाशें लेकर अस्पताल पहुंचती है। ये वेस्ट बैंक के जेनिन का इलाका है। यहां आए दिन
इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन होता है। वेस्ट बैंक के तुलकरम का अस्पताल देखिए, यहाँ इजराइल की आर्मी ने अस्पताल के एंट्री गेट पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। कुछ ही पल में यहाँ जैसे हाहाकार मचने लगा, अफरा तफरी मच गई। गाजा में इजराइल के विमान तबाही मचा रहे हैं, हजारों टन बम गिराए जा चुके हैं। इजरायली हमले के बाद गाजा खंडहर में तब्दील हो चुका है, तो दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में ऑपरेशन एनाकोंडा जारी है। आज पूरी दुनिया में इस युद्ध की चर्चा हो रही है। युद्ध को लेकर दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। एक धड़ा वो है जो इजराइल की इस कार्रवाई को सही ठहरा रहा है, तो दूसरा वो है जो इसे फिलिस्तीनियों पर जुल्म बता रहा है। गाजा के साथ ही इजराइल वेस्ट बैंक पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। वेस्ट बैंक में इजराइल के ड्रोन से मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। ये बात जाहिर है कि गाजा के बाद इजराइल के निशाने पर अब वेस्ट बैंक है, क्योंकि राजस्थान बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफे की पेशकश की। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर राजस्थान बीजेपी से जुड़ी हुई आ रही है। सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी और उनकी तरफ से इस्तीफे की पेशकश की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान बीजेपी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश की है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर राजस्थान बीजेपी से जुड़ी हुई आ रही है। आपको याद होगा किरोड़ी लाल मीणा ने भी कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अब एक और इस्तीफे की पेशकश राजस्थान बीजेपी से सीपी जोशी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस्तीफे की पेशकश की है। हालांकि क्या कहते हुए पेशकश की, क्या इसके पीछे वजह रही, ये तमाम बातें, ये तमाम सवाल जिनको जानने की कोशिश होगी बीजेपी आलाकमान के सामने बताया जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। बीजेपी प्रदेश से बड़ी खबर, राजस्थान बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश की है। बीजेपी के आलाकमान के सामने उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत को लेकर बताया जा रहा है ये पेशकश है, क्योंकि वो सांसद भी है चित्तौड़गढ़ से। बाबूलाल घायल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, इस खबर के क्या मायने हैं, विस्तार से बताइए। जी देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो उतना ज्यादा प्रभावी नहीं रहा, तो एक वर्ग जो है पार्टी के भीतर वो लगातार आवाज उठाता रहा है कि सीपी जोशी को पद पर बने नहीं रहना चाहिए और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष दोनों ही ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो ऐसे में एक ही व्यक्ति जो है इस पद पर रहना चाहिए, कम से कम अध्यक्ष को बदला जाना चाहिए ताकि एक सामाजिक संतुलन को बना के रखा जा सके। तो एक तरह से इस तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन सीपी जोशी भी चाहते हैं कि उपचुनाव तक कहा यह जा रहा था अब तक कि उपचुनाव तक वो अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन जो ये पेशकश है ये बताती है कि वो नए लोगों को मौका देना चाहते हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से कोई न कोई इशारा रहा होगा ताकि प्रदेश में जो सामाजिक समीकरण है उपचुनाव से पहले बीजेपी साथ लेना चाहती है, ताकि जो दूसरे वर्ग हैं जिनमें किसी भी तरह की नाराजगी ना पनपे और कोई ये ना कहे कि एक ही समुदाय के से मुख्यमंत्री हैं और एक ही समुदाय से जो है प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में किसी और बड़ी जाति को प्रदेश बड़ी जाति के नेता को प्रदेश का अध्यक्ष बना करके बीजेपी अपने सोशल इंजीनियरिंग को और स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहती है। और इसी कड़ी में जो है दिल्ली की ओर से कोई न कोई इशारा रहा होगा जिसकी बदौलत सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश क्या सिर्फ ये माना जाए जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की वजह से इस तरीके का बदलाव है, या फिर लोकसभा के परिणाम जो मन के मुताबिक नहीं रहते, क्लीन स्वीप की बात कही गई थी लेकिन 11 सीटें हार गई बीजेपी, क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है इस पेशकश के पीछे?
वजह? जी बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी ने जो है प्रदर्शन ठीक ठाक रहा था, लेकिन जो कहा जा रहा था कि बम्पर सीटें बीजेपी जीतेगी, करीब 115 सीटें पार्टी ने जीती थी, तो उसके बाद में ये लग रहा था कि जो 2 बार से जिस तरह का लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, वैसा ही प्रदर्शन इस बार भी रहेगा, लेकिन 11 सीटें पार्टी ने हारी। तो उस बाद में आलोचनाएं होने लगी थी और उनके नेतृत्व को लेकर सवाल भी खड़े होने लगे थे। लेकिन सीपी जोशी जो हैं वो हमेशा काम में यकीन करते हैं। जब भी उनको मौका मिलता है वो प्रदर्शन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पार्टी के लिए 24 घंटे वो काम करने वाले नेता हैं। बीजेपी के युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं चित्तौड़गढ़ सीट से। तो उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो सोशल इंजीनियरिंग होती है पार्टी की, उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत थी, जिसकी वजह से उनको ये महसूस हो रहा है कि उपचुनाव से पहले सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त कर लिया जाना जरूरी है। क्योंकि जो 500 सीटें हैं जहां पर विधानसभा के उपचुनाव होने, वहां पर एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं है। जाहिर तौर पर एक बड़ा चैलेंज है, इसीलिए आप बता रहे हैं कि इस्तीफे की पेशकश यहाँ पर खुद सीपी जोशी की तरफ से की गई है। तो ये मान लिया जाए कि उपचुनाव से पहले ही ये बदलाव होगा, और अगर होगा तो फिर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? क्या इसको लेकर भी कोई चेहरा सामने आया है बाबूलाल? जी देखिए, माना यह जा रहा है कि बीजेपी का जो ध्यान है वो खास तौर से ओबीसी वर्ग को अपने साथ रखने में है, क्योंकि जो ओबीसी की बड़ी जातियां हैं उनमें पार्टी के प्रति जिस तरह का समर्पण भाव रहना चाहिए उस तरह का झुकाव नहीं नजर आ रहा है। जिस तरह से बीजेपी को अपेक्षित सफलता शेखावाटी में नहीं मिली, पूर्वी राजस्थान में नहीं मिली, तो उसके बाद में पार्टी का जो होमवर्क है वो ये बता रहा है कि किसी न किसी जो बड़े समुदाय हैं उनमें से किसी नेता को अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो उसका फायदा पार्टी को मिलेगा और उससे जो सामाजिक समीकरण है उनको भी साथ में मदद मिलेगी। मूल ओबीसी के भी किसी नेता को जो है वो बनाया जा सकता है प्रदेश का अध्यक्ष। तो इसके लिए कई नाम चल रहे हैं, खास तौर से प्रभुलाल सैनी जो पूर्व मंत्री हैं उनका नाम भी है, मदन राठौड़ है, वो भी पार्टी की चॉइस हो सकती है, कुलदीप धनखड़ है विराटनगर के विधायक, उनका भी नाम चलता रहता है। इसके अलावा भी कई चेहरे ऐसे हैं जिनके नामों को लेकर चर्चा चलती रहती है, लेकिन बीजेपी हमेशा चौंकाती अपने फैसलों से। दिल्ली के मन में क्या है वो बहुत सोच समझ कर फैसला करता है। बाबूलाल, एक चीज और हमें समझाइए, पहले किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा और उसके बाद सीपी जोशी के इस्तीफे की पेशकश, लगातार जो इस्तीफे की यहाँ से अंदर खाने खबरें आ रही हैं बीजेपी के अंदर, इसे किस तरह से देखा जाए और किस तरह से समझा जाए? जी देखिए, सीपी जोशी तो लोकसभा के यानी कि सदस्य बन गए हैं, तो उन्होंने काम अच्छा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और उनको ज्यादा वक्त भी नहीं मिला। पिछले साल को फरवरी मार्च महीने में ही उनकी ताजपोशी हुई थी, सतीश पूनिया को हटाकर उन्हें अध्यक्ष पद संभाला गया था। वो पार्टी की उम्मीदों पर खरे भी उतरे और भजनलाल सरकार बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रही। तो उनका प्रदर्शन तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद में जो लोकसभा के चुनाव में हार का जिम्मा उनके माथे पर डाल दिया गया। तो ये अकेले अध्यक्ष के पास में सारी चीजें नहीं होती, टीम वर्क होता है जिसकी कोशिश से, जिसके प्रयासों से नतीजे आते हैं। लेकिन सीपी जोशी जो है वो खुद तैयार थे, उन्होंने अपने आप को तैयार किया होगा इस्तीफे के लिए, तब कहीं जाकर पेशकश करी होगी, या दिल्ली की ओर से कोई न कोई इशारा है ताकि किसी बड़ी जाति के किसी नेता को एडजस्ट करके पार्टी सामाजिक संतुलन बनाए रखना चाहती है, ताकि लोकसभा का जो उपचुनाव है, विधानसभा का जो उपचुनाव है, उसमें पार्टी को इसका यानी कुल मिलाकर बाबूलाल जो एक तरीके से 11 सीटों पर हार हुई है, उसके बाद पूरी तरह से बीजेपी अपना कलेवर बदलना चाहती है, एक बड़े बदलाव की तरफ है, इस और ये कदम इशारा कर रहा है जो इस्तीफे की पेशकश सीपी जोशी की तरफ से की गई। जी बिल्कुल, कोशिश तो यही है, क्योंकि जो पार्टी का जो असंतुष्ट धड़ा है उसके निशाने पर है सत्ता और संगठन, और खासतौर से वसुंधरा राजे का जो से जुड़े हुए जो नेता हैं वो अंदर खाने ये चर्चा हमेशा से करते रहे हैं कि भजनलाल सरकार जो है उसको और ज्यादा मजबूती तभी मिल सकती है जब वो सबको साथ लेकर चले। तो अभी किरोड़ी लाल मीणा की तो जो चीजें हैं, जिन वजहों से मजबूर होकर उन्होंने इस्तीफा दे रखा है, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन सीपी जोशी के लिए तो बात यह है कि उनको
हो सकता है कहीं और को जिम्मेदारी मिलने का भरोसा दिया गया होगा, क्योंकि मेहनत तो उन्होंने बहुत करी थी, उनकी मेहनत पर किसी ने सवाल भी नहीं उठाए। लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेकर के कि पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा तो इसके लिए मैं अपने ऊपर जो है जिम्मेदारी लेता हूं, तो ये उन्होंने सोच समझ करके पेशकश करी होगी। अब उपचुनाव से पहले पार्टी बहुत कुछ बदलाव करना चाहती है, संगठन में भी और सत्ता में भी बदलाव करने होंगे, क्योंकि 6 मंत्री पद खाली हैं। तो राजस्थान में जो है आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल में भी रिशफलिंग देखने को मिलेगी, तो बहुत सारी चीजें होती हुई दिखेंगी। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि पार्टी खुद को नई चुनौतियों से मुकाबले के लिए तैयार कर रही है, और आगे संगठन भी कमजोर ना रहे और सत्ता में को लेकर के जो जिनको मंत्री बनाया जाए तो उनका परफॉर्मेंस भी बेहतर रहे। तो इसको लेकर बहुत सारा होमवर्क पार्टी में चल रहा है, और उसी के मद्देनजर ये तमाम कवायदें होती हुई दिख रही हैं। शायद पार्टी के आलाकमान का कोई न कोई इशारा है जिसकी वजह से सीपी जोशी को इस्तीफे की पेशकश करने के लिए बाबूलाल, जो तस्वीर आपने भेजी है, हम देख पा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, जिनके साथ सीपी जोशी मुलाकात कर रहे हैं। कितनी देरी मुलाकात चली? क्या इसी मुलाकात के दौरान इस्तीफे की पेशकश की गई? जी देखिए, मुलाकातों का दौर दिल्ली में चलता ही रहता है, और सीपी जोशी जो है उनकी वर्किंग में कोई कमी नहीं है। अभी उपचुनाव की तैयारी के लिए उन्होंने टीमें बना दी हैं, संयोजक बना दिए हैं, खुद तमाम सीटों पर लगभग